हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जी आपको बता दें 21 डेज चैलेंज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें एफएमएसएम का डे 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज बारी है एफएमएसएम के डे नंबर 2 की। तो इसी तरह से चलते चलते हमें डे नंबर 21 तक पहुंचना है। और साथ में ये भी बता दूं कि एडवांस अकाउंट जो ग्रुप 1 में है और कॉस्टिंग जो ग्रुप 2 में है, उसका भी डे 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, जरा लाइव चैट में लिखकर मुझे बता दीजिए कि क्या आप पूर्ण तरीके से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आ गए हैं तो पुत्र वीडियो नो भी लाइक कर देना। वीडियो नो भी पुत्र लाइक कर देना सो दैट मेनू पता चल जाए बच्चे ਇੱਥੇ आ चुके ने। मेरे जरा अपने फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ करके देखना क्लिक भी, हाँ भाई कि मैं आ गया है टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल। और बता दें आपको, हमने एफएमएसएम के अंदर डे नंबर 1 में पुत्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो है बातचीत करी थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए थे और ओवरऑल एक फुल चैप्टर के अंदर जो भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज करने की कोशिश की थी क्वेश्चंस के माध्यम के थ्रू। और मैंने कहा है कि भाई ये जो चीजें मैं करवा रहा हूं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आप मेरे साथ डेली बने रहे, मेरे साथ 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 जो है बैठे रहें, करते रहे मेरे साथ। बिलीव में कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और जब एग्जाम आएंगे उस समय पर इसकी प्लेलिस्ट बनाकर फटाफट से आपने इन सभी चीजों को गो थ्रू कर लेना है। इन सेशंस के अंदर जो नोट्स यूज होते हैं उसको बहुत ही थॉटफुल तरीके से काफी समय लगाकर बनाया गया है। और प्रेजेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की जिसको मैं अपनी लाइफ में हमेशा से लेकर चलता हूं अलोंग विद द स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन नोट्स के ऊपर जो बाकी लोगों का एफर्ट लगता है उससे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, क्योंकि मुझे रहता है कि मैं पूरी तरह से रिफाइंड वे में बढ़िया तरीके से नोट्स जो है बच्चों तक अपने पहुंचाऊं। तो जो नोट्स इसमें बेटा यूज होने वाले हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएंगे और इस सेशन के नोट्स भी हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। आ जाइए मेरे साथ, लाइक करना ना भूले, कंजूसी ना करें। कुछ बच्चे आ गए हैं, साइली है, अनीशा है, आयुष, रजक है, साहिल है। बच्चे कह रहे हैं सर गुड इवनिंग पुੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। एंड ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦੇ मेन ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ चलते हैं। ये लीजिए जी, तो हमारे सामने आ रहा है सेशन नंबर 2 हमारा टीआरजी 21 डेज चैलेंज एडवांस अकाउंट कॉस्ट एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज हम एफएमएसएम के डे नंबर 2 की बात कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लीवरेज। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले हमारा मैराथन एक्सेट्रा भी देखा होगा। काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने रेगुलर बैच लिया, फास्ट ट्रैक लिया, मैराथन देखा, या फिर फेस टू फेस कई जगह पर हम रिवीजन सेशन एक्सेट्रा लेते रहते हैं, तो वहां पर भी आप मिले होंगे। मेरा जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसको पढ़ाने का एक वे है, वे इन द सेंस की हायरार्की ऑफ चैप्टर क्या रहती है। तो सबसे पहले हम एक फाइनेंसिंग वाली चीज उठाते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको करने के पश्चात नेक्स्ट टॉपिक में हमेशा कराता हूं लीवरेज, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर और फिर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चारों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये 4 चैप्टर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा। लेकिन इन चारों की स्टडी एक साथ की जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर क्या सिखाया जाता था कि भाई कैपिटल है, कैपिटल मतलब कंपनी का कैपिटल इंप्लॉयड, सारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो जब आप उनको यूज करेंगे अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, बिकॉज पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो उनको उनके लिए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ये बताता था कि भाई किस किस तरीके से आप उस कॉस्ट को कंप्यूट कर सकते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डब्ल्यूएसीसी यानी कि केओ को पुत्र किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं लीवरेज चैप्टर आपको क्या बताता है? लीवरेज चैप्टर आपको बताता है कि भाई आपने अपने बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल बहुत ही चुस्ती से चौकन्ने होकर करना है। कहा जाता है कि भाई डबल एज्ड स्वर्ड है, डबल एज्ड स्वर्ड है, यानी कि अगर आपने सही तरीके से यूज ना किया तो आपके बिजनेस को खा भी सकती है फिक्स कॉस्ट, और अगर आपने सही तरीके से फिक्स कॉस्ट को यूज किया तो बल्ले बल्ले सिचुएशन हो जाएगी, आपको इतना फायदा मिलेगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यही बात करता है लीवरेज। मेनली बात करें, मेनली एक फोकस पॉइंट आपको दे दूं, कई बच्चों को डाउट रहता है कि लीवरेज कहता क्या है। तो लीवरेज इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इन द बिजनेस। फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम बिजनेस माध्यम से स्टडी करते हैं, अपने बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा के अंदर स्टडी करते हैं कि हमें क्या फायदा मिल रहा है इसका अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहते हैं दैट यस वी आर टॉकिंग अबाउट द लीवरेज। अब जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं पुत्र, जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो दो तरीके की हो गई। एक तो आप बिजनेस अपना करते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए कुछ फिक्स कॉस्ट आपकी इनकर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। एक होता है कि आपने अपने बिजनेस में फाइनेंसिंग करवाई हुई है, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, इन जगह से पैसे लिए हैं। तो इनमें से कौन से सोर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, जिसको अकाउंट्स में जब इन्वेस्टमेंट चैप्टर करते हैं तो एफआईबीएस कहते हैं, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। इनकम किसके हिसाब से? इन्वेस्टर के, और कंपनी के हिसाब से क्या है? उसके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रही है, राइट। तो कंपनी जब भी डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट, बैंक लोन, ऐसी चीजें यूज करती है तो आपको फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है।
सो दो तरह की फिक्स कॉस्ट होगी बिजनेस करने के लिए जो जरूरी है, दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक जगह ऑफिस ले रखा है तो उस ऑफिस का हम रेंट देते हैं, हमने 10 लोग इंप्लॉय रखे हो तो उन 10 लोगों की लेट से सैलरी दे रहे हैं, तो ये बिजनेस को करने की फिक्स कॉस्ट है, राइट। और मैं कहता हूं लेट से हमने क्या किया, बैंक से ना 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके ऊपर हम हर महीने इंटरेस्ट देते हैं, तो वो वाली कॉस्ट कौन सी होगी, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। इस तरीके से पुत्र लीवरेज का चैप्टर हमारा बनता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके बिजनेस में जो फिक्स कॉस्ट लगी है, कई बार ये सामने आ जाता है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट है, कोई कहता है फिक्स कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, कोई कहता है फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। एक ऑप्टिमम लेवल फिक्स कॉस्ट का अगर आप लेकर चलते हैं तो बिजनेस में उसके काफी सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारा लीवरेज का एक बेसिक स्टडी जो पुत्र यहां पर हो जाता है। एंड एज यूजुअल वी आर हियर टू रॉक, एंड रॉक करेंगे कैसे, इनके थ्रू क्वेश्चंस, बेहतरीन प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूं आपके लिए, और एवरग्रीन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आए हुए क्वेश्चन। लीजिए जी, तो पहला प्रश्न हमारे सामने कहता जी, कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2006। बैलेंस शीट दे रहा है, कहता जी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, एंड ऑन द अदर साइड पुत्र एसेट्स है। कहता जी लेफ्ट साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 का, सारी फिगर्स करोड़ में है, और ब्रैकेट में बता रहे कि भैया 1 करोड़ शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो कुल मिलाकर बात इस प्रकार से है, 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 नीचे तो 10 करोड़ हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ के हैं, 15% डिबेंचर है 20 करोड़ के, करंट लायबिलिटी है 8 करोड़ की, टोटल हो गया 40। ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड एसेट्स है नेट, नेट का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके जो वैल्यू है पुत्र 25 दी हैगी है, और करंट एसेट्स कितने के हैं, 15 के हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर, साथ में कहता है जी कुछ और इंफॉर्मेशन भी है आपकी इंटरेस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है 8 CR। जब भी क्वेश्चन इस तरह से फिक्स कॉस्ट दे, हमेशा इसको ये मानना कि ये ऑपरेटिंग वाली होती है। उसने ब्रैकेट में लिख दिया कि इंटरेस्ट के अलावा है, मतलब ऑपरेटिंग है। अगर क्वेश्चन ना भी लिखता तो भी यूजुअली हम यही एज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग वाली होगी। आप उस केस में अपना नोट एग्जाम में लिखकर उत्तर आ सकते हैं। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो यानी कि जो वीसी रेशो है वो है 65%। अमूमन ये कहा जाता है कि वीसी रेशो किसी काम की नहीं होती, लेकिन इसके बलबूते हमें पीवी रेशो पता चलती है, क्योंकि पीवी रेशो और वीसी रेशो का टोटल होता है जी 100। ये कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये वाले फंडे सिखाए जाते हैं। तो भैया ये बताओ, अगर वीसी रेशो 65 है तो आपका पीवी रेशो कितना हो जाएगा। पीवी रेशो हो जाएगा पुत्र 100 माइनस 65%, यानी कि 35%। उसके बाद कहता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये क्वेश्चन की सबसे स्पेशल हाईलाइट है। नॉर्मली ये जो फॉर्मूलाज है रेशियो एनालिसिस चैप्टर के हैं, लेकिन भाई ये किसने कहा कि रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला लीवरेज में यूज नहीं हो सकता। कई बार जो नए नए बच्चे होते हैं ना, जो नए नए बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो एग्जाम में जाते हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लीवरेज के क्वेश्चन में ना रेशियो का कॉन्सेप्ट डाल दिया। अरे भाई इंस्टीट्यूट ने तो ओवरऑल सब्जेक्ट का पेपर लेना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अब उसको ये मत सिखाओ इंस्टीट्यूट को कि आप इस चैप्टर में इस चीज की ही बात करो मेरे साथ, बाकी कोई बात ना करो। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इस फॉर्मूला को हम टैकल कर लेंगे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स डिवाइड बाय एसेट। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कितने रुपए के एसेट लगाकर आप कितने रुपए की सेल जनरेट करते हैं। तो अगर ये 2.5 है, इसका मतलब है आपने 1 रुपए का एसेट लगाकर 2.5 रुपए की सेल जो है जनरेट करी है, ठीक है। और इस फॉर्मूला, जब भी एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला दिया हो तो समझ जाना कि हाँ भाई इस फॉर्मूला का यूज सबसे पहले होने वाला है। सेल्स अपॉन एसेट है, हमें पता है जब लीवरेज चैप्टर के अंतर्गत पुत्र हमें क्वेश्चन कहेगा लीवरेजेस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। सेल माइनस वीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस एक्सेट्रा। इस तरह से हमें जाना पड़ता है। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स का, और सेल्स इस क्वेश्चन में हमें दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को निकालने के लिए ये जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इसका यूज जब करोगे सेल्स अपॉन एसेट, और ये एसेट की वैल्यू आपके पास है जी 40 CR की, तो इससे हमारे पास सबसे पहले सेल्स आएगी, उसके बाद हम बाकी का इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। क्वेश्चन कहता है जी इनकम टैक्स का रेट है 40%, ओके, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन कमेंट। तो ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियली गलती से डाल दिया, इसमें कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कमेंट करने के लिए कम से कम 2 डाटा आपके पास होने चाहिए। या तो क्वेश्चन पिछले किसी साल का डाटा देता, या फिर इंडस्ट्री का, या फिर किसी कॉम्पिटिटर का डाटा देता, तो कमेंट वर्ड गलत आ गया, सॉरी। कैलकुलेट करना है जी फॉलोइंग को, क्या क्या चीज, ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल और कंबाइंड। तो बात कर रहा है डॉल, डीएफएल एंड पुत्र डीसीएल की, ये चीजें हमें निकालनी है। और सबसे बेसिक ईपीएस, ये तो एएस नंबर 20 या अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर कंट्रोल में ले लिया, माइंड में एक मैपिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, फिर आंसर जाकर देख लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप सेल्स अपॉन एसेट वाले फॉर्मूला से पुत्र स्टार्ट कर लेना, सेल्स आ जाएगी। आपको वीसी रेशो दी है, सेल्स के ऊपर ये वाली वीसी रेशो लगाओगे, माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन आ गई, उसमें से ये वाली फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, ईबीआईटी आ गया, माइनस इंटरेस्ट बचेगा। सर इंटरेस्ट तो है ही नहीं सर क्वेश्चन में, सर इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। अरे भैया, भैया क्या कर रहे हो, ये देखो 15% डिबेंचर
20 करोड़, तो इस 20 करोड़ के ऊपर जो 15% ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਣਾ नहीं हैगा। बैलेंस शीट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। EBIT में से ये वाला इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBT आ जाएगा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 40% ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EAT आ जाएगा। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो EAT जो है वही आपका EAE है, मतलब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं तो वही आपका EAT जो है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर पुत्र बन जाना है। ठीक है जी। और उसके बाद धड़ाधड़ 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 हम ये ABCD क्या चीज है, एनीबॉडी कैन डांस, हम निकाल देंगे। यो लो तुम्हारे सामने आ रहा पहले नंबर क्वेश्चन का उत्तर जी। सारे बच्चे मेरे साथ बने रहें और जो बाद में आए हैं लाइक करते रहे, हाजिरी लगाते रहे आज के जागरण में अपनी। बोलो जय माता दी। आइए जी, तो हमें सबसे पहले बनाना है जी इनकम स्टेटमेंट, लेकिन इस इनकम स्टेटमेंट को बनाने से पहले हमें चाहिए वर्किंग नोट की जरूरत वा। तो हम कह रहे हैं जी वर्किंग नोट नंबर 1 है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगा दिया, सेल्स डिवाइड बाय एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दिया है 2.5, एसेट्स की वैल्यू है 40 CR, सेल्स हमें निकालनी है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 इंटू 2.5 उत्तर 100 CR की आपकी आ गई सेल्स। तो इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें मिल गया कि 100 करोड़ रुपए की सेल्स है। ठीक है, तो हम यहां आ गए, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, यहां आ गए हम यूट्यूब पे, डे 2 हो रहा है, यहीं आए हैं भैया, आओ। हाँ जी, तो सेल्स आ गई पुत्र 100 CR, साथ में इसमें लिख देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा कि भाई इसके लिए आप देखो नोट नंबर 1 जो हमने बनाया है। उसके बाद VC की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था वेरिएबल कॉस्ट रेशो है 65% की, तो 100 के ऊपर आपने 65% लगाया, 65 रुपये माइनस कर दिया एंड यू गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 CR। इसको निकालने का एक और तरीका था, आपकी जो सेल्स है आप उसको सीधा PV रेशो से मल्टीप्लाई कर सकते थे, और ये PV रेशो किस प्रकार से आती, 100 माइनस VC रेशो, तो दोनों ही तरीके से पुत्र सही है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, यानी कि ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग वाली पुत्र फिक्स कॉस्ट है। तो आप ऑपरेटिंग वाली फिक्स कॉस्ट को 8 को माइनस कर रहे हैं, EBIT आएगा, EBIT आ गया पुत्र 27 करोड़, उसमें से माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में लिख कर दिया 20 करोड़ के डिबेंचर हैं जिसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट आपको देना है, तो 3 CR ये माइनस हो गया, EBT आ गया आपके पास 24 करोड़ का। क्वेश्चन ने कहा है कि जितना भी आप कमाते हो सरकार 40% ले जाती है, तो लाइए 40% सरकार को भी दे दिया जाए। EBT कमाया 24 करोड़ का, उसमें से 9 करोड़ 60 लाख सरकार को दिए, तो अपन के पास क्या बच रेला है, EAT बच रेला है 14.40 CR। इट शुड बी फाइन टू एवरीबॉडी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਰਵੇ ਕਾਕੇ। ठीक है जी, 14.40 आ गया। क्वेश्चन ने क्या जी, 4 चीजें करके दिखाओ, EPS, डॉल, DFL, DCL। तो सबसे पहले EPS का फॉर्मूला लिखा जी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर दैट इज EAE, और इस क्वेश्चन में जो EAT है वही EAE है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फर्क सिर्फ होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, याद रखें क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर लायबिलिटी में सबसे पहली आइटम लिखी थी इक्विटी कैपिटल, वहां पर बताया गया था कि भाई 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने, अपने को नंबर ऑफ शेयर चाहिए 1 करोड़, 14.4 डिवाइड बाय 1 करोड़ किया पुत्र जी 14.40 रुपये, यहां पे हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद है जी DOL ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन ने पूछा है, जिसका कि फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन देख लेंगे इनकम स्टेटमेंट से कितनी है जी, 35 करोड़ की, EBIT कितना है 27 करोड़ का, तो 35 डिवाइड बाय 27, ये आ गया जी 1.30 पुत्र। उसके बाद DFL, जिसका कि फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय EBT, तो EBIT है 27 की और EBT है 24 करोड़ का, 27 डिवाइड बाय 24 1.125 आ जाता है। ये सारा रिस्क शो कर रहा है कि ऑपरेटिंग रिस्क मेरे बिजनेस में कितना है 1.3 का, फाइनेंसिंग रिस्क कितना है 1.125 का, टोटल रिस्क कितना है वो मेजर होता है कंबाइंड लीवरेज से। तो DCL जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन और EBT दोनों की फिगर्स हमारे पास है, कंप्यूट किया तो ये आ गया जी 1.46। क्वेश्चन ने जो चाहा जो पूछा वो हमने कर दिखाया। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर का और मेजॉरिटी टाइम 8 नंबर का ये वाला पूछा जाता है, तो चाहे 5 का है चाहे 8 का है, मुझे लगता है बहुत ही क्लियर है, सॉर्टेड है, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं अरे एग्जाम में केस स्टडी आ गई, केस स्टडी बेस MCQ आ गया, तो कैसे टैकल करेंगे, यही आएगा क्वेश्चन, कहेगा जी ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारा डाटा दे देगा, बन के केस स्टडी कहेगा बताइए जी क्या क्या आंसर होंगे। EPS इसकी 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ जी कौन सी ऑप्शन सही है। ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ जी 4 ऑप्शन है, बताइए जी कौन सी सही है। DFL 4 ऑप्शन, बताइए जी कौन सी सी, एंड सिमिलरली फॉर DCL। तो यार यही केस बेस MCQ बन गया। तो केस बेस MCQ से कुछ घबराने वाली बात नहीं है। केस बेस MCQ का मतलब ऐसा MCQ जो किसी केस के बेस पर बना हो, और हर केस अलग होता है, जैसे कि हर क्वेश्चन अलग होता है, तो ये केस ही तो है और क्या है। आइए जी, तो इसके पश्चात
साढ़े सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। जरा एक बार बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना? मेरी उम्र के नौजवानों, ला 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 ला। ये लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अगेन। मल्लिक अर्जुन लक्ष्मेश्वर जी ने लिखा है। ओके सर, बेटा बहुत ही धार्मिक नाम है तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया। इसमें अर्जुन भी आ गया, मालिक भी आ गया, लक्ष्मण भी आ गया और ईश्वर भी आ गया। क्या बात है। आयुष जो कह रहे हैं बहुत इजी था सर, नहीं था इजी, मैंने करवाया इसलिए इजी लगा। क्या बोलते हो ब्रो? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। खुद के बारे में चंद अच्छी पंक्तियां तो कहते रहना चाहिए, आप लोगों को भी बोलना चाहिए वी आर फाइन, वी आर गुड, वी आर द बेस्ट। आइए जी, कम ऑन पुत्र। डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2022 आर गिवन बिलो। 31 मार्च 2022 का एक डाटा हमें दिया गया है, आइए देखें। क्वेश्चन कहते हैं जी सेल्स है पुत्र 86 लाख रुपए, पीवी रेशियो है 35%। समझ में आ गया? सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया। माइंड में इनकम स्टेटमेंट बननी तैयार स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितनी है जी? 10 लाख रुपए की। यानी कि तुम कौन हो? तुम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो। तुझे नहीं पता पर तू है, इसको पता नहीं है पर ये है, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद कहता है जी 10% का डेट है 55 लाख रुपए का, तो 55 लाख रुपए दे उत्ते जब तुसी 10% लाना था तो की आ जानी है इंटरेस्ट द वैल्यू आ जानी है ਤੁਹਾਡੀ। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ₹75 लाख का है। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने हो तो 75 लाख रुपए का कैपिटल है, एक शेयर है 10 रुपए का बेटा, तो ये 7,50,000 शेयर बन जाएंगे आपके। इनकम टैक्स का रेट है जी 40% का। तो ये कुल मिलाकर बातचीत है। क्वेश्चन ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ रीजंस हैं इसमें, जो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ पॉइंट है खासकर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला भाग क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ईपीएस। अब फिर से बच्चे जो देखते कह रहे सर फर्स्ट पॉइंट में ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, ये तो लीवरेज के चैप्टर की बात ही नहीं है, तो ये यहाँ पे क्यों हो रही है? फिर से ये बात यार, आप इंस्टीट्यूट को ऐसे ब्लैकमेल सा मत करो, और ये तो सीए है, इसमें तो हो सकती है ना ऐसी चीजें। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमें। क्या दर्शाता है? बच्चे फॉर्मूलाज का रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारने की कोई लोड़ नहीं हैगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कह रहे हैं भैया, आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया बिजनेस में उसके ऊपर क्या रिटर्न आई, तो फॉर्मूला क्या बनता है? रिटर्न डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब सवाल उठा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल का मतलब है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, सीधी सी बात। ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या क्या लॉन्ग टर्म दिए? मेनली 4 होते हैं जी, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस और डेट। क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस है ना रिजर्व है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 75 लाख, और डेट कितने का है? 55 लाख। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 55 लाख प्लस पुत्र 75 लाख, 130 लाख रुपए का है कैपिटल एम्प्लॉयड। बात आई जी रिटर्न की। रिटर्न का क्या मतलब है? उसने पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर प्री टैक्स वाले फॉर्मूला से बताओ, तो आपका कौन सी ऐसी फिगर होती है इनकम स्टेटमेंट में जिसके ऊपर सभी कैपिटल एम्प्लॉयड वाली चीजों का हक होता है? जब आप इनकम स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट करते हैं आपके जैसे ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद ही आप इंटरेस्ट पे करते हो, इसी के बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो, और इसी के बाद लास्ट में इक्विटी का डिविडेंड पे करते हो। यानी कि ईबीआईटी ऐसी फिगर होती है जिसके ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड वाले सभी इन्वेस्टर्स का हक होता है। तो फॉर्मूला बोलता है पुत्र ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल गया 130 लाख, ईबीआईटी कैसे आएगी? तो हम हर प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाएंगे। लीवरेज के जितने भी क्वेश्चन करोगे 99% क्वेश्चंस में इनकम स्टेटमेंट चाहिए ही होगी, अनटिल अनलेस किसी और क्वेश्चन में किसी और तरह का डाटा दिया हो। तो इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाते हैं और फिर एक एक करते हुए इन चीजों को करेंगे। ये लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 द उत्तर पुत्र। क्वेश्चन ने कहा था सेल्स की वैल्यू है आपकी 86 लाख रुपए, उसने आपको बताया कि आपका पीवी रेशो 35% है, यानी कि जो वीसी है वो कितना हो गया? 100 माइनस पीवी रेशो 65 आ गया। तो 86 का 65% पुत्र 55.9 लाख। एंड बैलेंस आ गया जी आपका कंट्रीब्यूशन। ये कैसे आ गया? या तो बैलेंसिंग फिगर कह दो माइनस करते हो, या फिर आपकी सेल्स के ऊपर पीवी रेशो मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 35% था, तो 30 लाख 10,000 हो गया जी। क्वेश्चन ने कहा था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है पुत्र 10 लाख, माइनस कर दिया, और आपके पास आ गया ईबीआईटी 20,10,000 रुपए का, उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने कहा था 55 लाख रुपए का डेट है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 5,50,000 हो गया, और ईबीटी आ गया जी पुत्र 14,60,000। टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट दिया था, एक मिनट देख लो,
क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया था, आहो जी टैक्स रेट था 40%, इसे भी हमने माइनस कर लिया और आपके पास रह गया अंत में ईएटी। अब क्वेश्चन में फिर से प्रेफरेंस का पॉइंट नहीं है, तो यही ईएटी आपके लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर भी बेटा बन जाएगा। क्वेश्चन ने सबसे पहली चीज क्या पूछी है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया जी, इसके अंदर दो चीजें मैंने बताई थी, डेट है और इक्विटी है। अगर प्रेफरेंस से रिजर्व सरप्लस होते तो उसे भी हम यहाँ पर लिखते। और ईबीआईटी कितना है आपका, यहाँ से ये लिखा जी हमारा ईबीआईटी 20,10,000 जी, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो ये फिगर आ गई जी, ये 15.46 जो है आपका, दिस इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लगाए हुए हैं उसके ऊपर आप 15.46% की रिटर्न जनरेट कर रहे हो आज की रेट में, ठीक है। दूसरी चीज उसने पूछी ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अर्निंग आपने कमाई इक्विटी वालों के लिए, यानी कि 8,76,000, उसको नंबर ऑफ शेयर से पुत्र डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर कितने मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 75 लाख का इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का, तो 7,50,000 शेयर आ गए थे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा जी ईपीएस 1.168, और प्रेफरेबल 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए, तो 1.17 पर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे के पॉइंट बहुत ही मजेदार हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्स, डज द कंपनी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका क्या मतलब है, कहता जो फाइनेंशियल लीवरेज है कंपनी की क्या वो फेवरेबल है। अब इसको देखने से बच्चों को लगता है कि हमें डीएफएल निकालना है, जी नहीं। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आप अपने बिजनेस में जो भी ऐसे फंड्स यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न देनी होती है, यानी कि डेट की बात हो रही है, तो कहता उस डेट को यूज करना हमारे लिए फायदेमंद रहा या फायदेमंद नहीं रहा। बड़ा ही आसान सा उत्तर है, मान लो आपने कहीं से अपने बिजनेस चलाने के लिए जी 12% के रेट पर किसी से लोन ले लिया। अब आप 12% का लोन लेकर काम कर रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि जिस बिजनेस में आप पैसे लगाओ वहां पर 12% से ज्यादा की रिटर्न जनरेट हो। मान लीजिए रिटर्न जनरेट हो रही है 18% की, तो हम कहेंगे बहुत ही बढ़िया, फेवरेबल है यार, 12% पर आप पैसे उठाते जाओ और यहां से 18 कमाते जाओ, तो 18 में से वो 12 माइनस करने के बाद ही मेरे पास अपना 6 बच जाएगा, तो हम कहेंगे फेवरेबल है फाइनेंशियल लीवरेज। तो आपको कंपेयर क्या करना है, दो चीजें, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो आपने अभी अभी निकाला कि आप कितना परसेंट कमा रहे हैं, वर्सेस आप खर्चा कितना कर रहे हैं, वर्सेस इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो आपको रिटर्न कॉस्ट सॉरी इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है 10%, आप 10% पर फंड्स लेते हैं और कमा कितना रहे हैं उसको लगाकर, अभी अभी हमने कंप्यूट किया 15.46%। तो हम यहां पर कह रहे हैं बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.46 इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट पुत्र, दैट इज 10%। इसका मतलब है कंपनी हैज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन पॉइंट। बड़ी लंबी ये कहानी मेरे प्यार दी, आवे संग जादू शीशा मैं निहार दी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आसान, कहता जी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लीवरेजेस ऑफ द कंपनी। तो डीयूएल और डीसीएल निकालना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं तो राइट हैंड हूं तो मेरे राइट हैंड का खेल है। डीयूएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, हाँ जी कंट्रीब्यूशन कहाँ हो 30.1, ईबीआईटी तुम हो 20.1, तो 30.1 डिवाइड बाय 20.1, 1.50 डीयूएल आ रहा है। और डीसी उसने क्या पूछा, डीसीएल, डीसीएल होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो कंट्रीब्यूशन है 30.1 और ईबीटी है 14.6, तो 30.1 डिवाइड बाय 14.6 उत्तर ये आ गया 2.07। ए ऐदा उत्तर हो गया, ये तो आसान जी गल रही। हम चलते हैं वापस, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बड़े मजेदार। यो फोर्थ पॉइंट के कवे है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। कहता है यार ये जो सेल है ना आपकी 10% से बढ़ गई, बताना जरा आपका नया ईबीआईटी क्या होगा। नया ईबीआईटी भी नहीं पूछ रहा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या होगा, वो कितने प्रतिशत से चेंज होगा। अगर सेल बढ़ी है ये तो श्योर है कि ईबीआईटी भी बढ़ेगा, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज इंक्रीज होगा बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन हमें चेंज वर्ड बोल रहा है कि बताओ चेंज का मतलब तो ऊपर या नीचे दोनों तरफ होता है, लेकिन हमें पता है अगर सेल इंक्रीज हो रही है तो ईबीआईटी भी चेंज होगा, इंक्रीज होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार फटाफट से ना दूसरी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं इंक्रीज्ड सेल के साथ। अगर आप उस तरीके से करेंगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप लीवरेज के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके इस चीज को कंप्यूट करें, ठीक है जी। सवाल उठा कौन सी ऐसी लीवरेज है जिसमें ये दो वेरिएबल यूज होते हैं, ये आपको सोचना है। ईबीआईटी और सेल्स की बात करें ना कि सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी पर क्या इंपैक्ट आएगा, तो आपको सोचना है कौन सी ऐसी लीवरेज है जो इनकी बात करती है। तो डीयूएल टॉक्स अबाउट दिस, तो हमें डीयूएल का फॉर्मूला लगाना है, कैसे आइए देखें। डीयूएल दा फॉर्मूला आएगा पुत्र,
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी कि सेल में चेंज होने के कारण ईबीआईटी में कितना चेंज आता है। आप यहां से क्या करो जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू डीओएल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। डीओएल कितना है 1.5, और क्वेश्चन ने क्या बोला कि सेल कितने से चेंज हो रही है 10% से, तो जब आपने इन दोनों को गुना किया गया 15%। इसका मतलब है कि जब आपकी सेल्स उत्तर क्वेश्चन ने बोला 10% से इंक्रीज होगी, तो आपका जो ईबीआईटी है ना, दैट विल इंक्रीज बाय 15%। ये इसका उत्तर प्रश्न का बनता है। बहुत ही बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस की तो भरमार लगी हुई है। इंस्टीट्यूट पूछता है अक्सर ऐसी चीजें, और वहां पर आपको यही समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है डीओएल डीएफएल एंड डीसीएल में से जो कि यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है ना। और ये कैसे बनता है फॉर्मूला, जानने के लिए मेरा मैराथन देख सकते हैं, मैंने डिटेल में वहां पर ये सारी चीजें कराई हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें जी। पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता बताइए एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो। कहते हैं ये बताओ ईबीटी जीरो कौन से लेवल ऑफ सेल पर हो जाएगी। जैसे आपने क्या किया, आपने अभी जब ये क्वेश्चन किया, इनकम स्टेटमेंट बनाई, 86 लाख की सेल से स्टार्ट किया, तो आपका ईबीटी कितना है 14.6 लाख आया। वो कहता ना, कहता आप ऐसी सेल्स बताओ जिस पर हमारा ईबीटी जीरो हो जाए। कहता बताओ कितने रुपए की सेल करूं कि हमारा ईबीटी जीरो हो जाए। अब कोई बच्चा कहेगा सर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं सर, बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, लीवरेज के फॉर्मूलाज का प्रयोग करना है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि यार सेल और ईबीटी, इन दोनों के रिलेशन की बात जो है कौन सा लीवरेज करता है, और वहीं से हम जो है उत्तर निकालेंगे। आपका ईबीटी 14.6 लाख है। फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं कि क्या करें कि ये जीरो हो जाए कितनी सेल पर, मतलब इसमें कितना चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है 100% चेंज हो रहा है। जितना था उससे सीधा जीरो हो गया, मतलब 100% चेंज। 14.6 लाख था, हम इसमें से 14.6 लाख एग्जैक्ट माइनस करेंगे तब जाकर जीरो का, मतलब 100% चेंज हो गया। सो देयर इज अ 100% चेंज इन ईबीटी। तो मैं पहले लीवरेज का इस्तेमाल करके ये निकाल लूंगा कि अगर ईबीटी में 100% का चेंज है तो सेल्स में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ सेल थी 86 लाख, इसमें से इतना परसेंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास न्यू फिगर ऑफ सेल आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो डीसीएल का जो फॉर्मूला है, दैट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ईबीटी एंड सेल। फॉर्मूला होता है जी डीसीएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी कि सेल में चेंज होने से ईबीटी में कितना चेंज आता है। अब क्वेश्चन है कि हमारी ईबीटी जीरो हो जाए, मतलब 100% चेंज आ जाए ईबीटी में। आपका डीसीएल कितना है, निकाला था 2.07, इज इक्वल टू ईबीटी में कितना चेंज आएगा, अभी अभी हमने बताया 100%, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल एज इट इज। इसको आप सॉल्व करेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल 100 डिवाइड बाय 2.07 पुत्र, ये आ गया 48.31%। यानी कि आप अगर ईबीटी को जीरो करेंगे तो आपकी सेल्स 48.31% से गिर जाएगी। तो एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी थी 86 लाख, उसमें से 48.31% माइनस कर दीजिए, रफली आपका आंसर आएगा 44,45,000। यो तो उत्तर आएगा। वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राघव महेश्वरी सर, लव यू सर। उत्तर लव यू टू, लव यू टू। बच्चे इतना प्यार करते हैं, रेसिप्रोकेट में हम भी प्यार करते हैं। आओ जी, क्या बात है। बच्चा कह रहा सर चुम्मी नहीं दी थी, सिर्फ प्यार किया था। को बात है बेटा, मैं एक स्टेप आगे वाला प्यार करूंगा तेरे को। सर मैंने आपकी कोचिंग क्लासेस परचेज की, क्लास लेता हूं तो पूरा क्लास साथ क्लास पूरा क्लैरिटी के साथ क्लास हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू पुत्र। और अगर आपको पसंद आया हो तो आगे 3 दोस्तों को और बोलना, और उनको बोलना थैंक यू ना बोले, आगे 3 दोस्तों को और बोलेंगे राहुल सर का क्लास ले लें। हाँ जी, चाहे आप कॉस्ट लीजिए, एफएमएसएम लीजिए, एडवांस अकाउंट, मैं वादा करता हूं सेम लेवल की क्लैरिटी, सेम एक्सेप्शनल तरीके के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और आपको अच्छे से समझ आना, यही पुत्र मेरी सबसे बड़ी जीत है। हाँ जी, तो ये वाला प्रश्न के ऊपर भी हमने पा ली है विजय। और अब हो जाए कुछ मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। बिल्कुल जी, मल्लिकार्जुन लक्ष्मेश्वर लिखते हैं 5 स्टार क्वेश्चन था, कतई 5 स्टार था जी। और ये बच्चा कह रहा है 5 स्टार था, लगता है ये आरएसए का ही स्टूडेंट है, क्योंकि हम क्लास में 5 स्टार क्वेश्चंस की मार्किंग करते रहते हैं अलग से। आई जी, तो फूड फॉर थॉट, इंग्लिश है, इंग्लिश में कई सारी चीजें बनी हुई हैं। टुडेज फूड फॉर थॉट, दिस एमसीक्यू कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बिजनेस रिस्क। कहता भैया ये बताओ इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बता रही है कि बिजनेस में रिस्क होता है। आप बताइए, पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, टोटल लीवरेज। आप बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का कि कौन सी ऐसी लीवरेज है जो कि बिजनेस रिस्क की बात करती है। कौन सी ऐसी लीवरेज है जो बिजनेस रिस्क की बात करती है, करती है, करती है।
कौन सी ऐसी लीवरेज, देखें जरा बच्चों ने क्या उत्तर दिया है। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है, इसका करेक्ट आंसर बनता है, इसका करेक्ट आंसर बनता है बिजनेस रिस्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बताता है बिजनेस रिस्क, ये बताता है फाइनेंसिंग रिस्क, और ये बताता है कंबाइंड रिस्क। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नहीं 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 इशिका जी, अरे अरे अरे, सारे बच्चे इतना गलत कैसे हो सकते हैं भाई। अरे अरे बच्चे बच्चे, बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने शुरू में बताया जब सेशन स्टार्ट किया कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है कि जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस के अंदर कितना फिक्स कॉस्ट लगा है मेरे, तो वो आपके बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है। ऑपरेटिंग लीवरेज शो करता है बिजनेस रिस्क को। याद कीजिए कोविड 19 का वो समय, मन नहीं करेगा याद करने का, लेकिन याद कीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, इतने सारे लोगों की दुकानें धंधे बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि उनके बिजनेस फिक्स कॉस्ट थी। जब आपका बिजनेस ही नहीं रहा, कुछ महीनों के लिए बिजनेस बंद हो गया, रेवेन्यू जीरो हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो गई, लगता है सोचने से कि ना खर्च हो रहा ना इनकम, तो कोई बात नहीं, एट पार हो गया, लेकिन नहीं, जो फिक्स कॉस्ट थी पुत्र वो तो इनकर हो रही थी, उसी के कारण लॉसेज हो रहे थे सबको। सहारनपुर जंक्शन रेलवे बड़ी देर के बाद है, कहते ऑपरेटिंग, सही है। हाँ जी, एक बच्चे ने लिखा से रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है यार, हमने रिवीजन की कैसे करनी है, वो वीडियो तो लेक्चर्स के साथ दिया हुआ है, आप देखें ध्यान से, वहां पर हमने बताया किस तरीके से रिवीजन करनी है। आए जी प्रश्न नंबर 4, एक और हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहता है जी फाइनेंशियल लीवरेज मे बी डिफाइंड एज, तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। जरा देखें, आइए, फाइनेंशियल लीवरेज पहला कहता है जी यूज ऑफ फंड्स विद अ प्रोडक्ट कॉस्ट टू इंक्रीज ईपीएस। प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं भाई, तुम तो कतई गलत ऑप्शन हो। यूज ऑफ फंड विद अ कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज ईपीएस, आइला ये कुछ लगा बढ़िया। कहता भैया फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है फंड्स यूज करना, बिल्कुल फंड्स यूज करते हैं हम, डेट एक्सेट्रा, कौन से? विद अ फिक्स कॉस्ट, यानी कि इक्विटी वगैरह की बात नहीं कर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस और डेट, क्योंकि उन्हीं फंड्स की फिक्स कॉस्ट है, टू इंक्रीज द ईपीएस, बिल्कुल सही बात। फाइनेंशियल लीवरेज में जो आप यूज करते हैं डेट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, उसका मेन पर्पस होता है ईपीएस को बढ़ाना, तो यही ऑप्शन सही है, यही है राइट चॉइस बेबी। और एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अब दी है तो पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा है। कहता भैया यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स कॉस्ट, यहां तक तो ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ईबीआईटी, ना 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 ना, ईबीआईटी नहीं, ईपीएस बढ़ाता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज जो है। इसका उत्तर क्या बात है, कई सारे बच्चों ने हमें उत्तर लिख कर दिया सी सी सी, और इशिका जी ने जो पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था सी, वो यहां पर काम आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बनता है सी। थैंक यू मुकेश चंद जी बेटा, थैंक यू मुकेश चंद जी, हमारे बारे में चंद अच्छे शब्द लिखने के लिए थैंक यू। हम हमेशा से कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट ही पढ़ाते रहें जैसे कि पढ़ाते हैं, और बच्चे पूरा जो है मनोरंजन हमारे साथ करते रहें पढ़ाई के साथ साथ। चलिए जी, तो आज का सेशन में आ गया मजा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे, कॉस्ट का डे नंबर 2 होगा। एंड ये वाले नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हैं, जिन बच्चों को अब तक नहीं पता था बता दें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास पुत्र, तब तक के लिए बाय बाय।